तो आज हम बात करेंगे जो रेजिस्टेंस के बारे में बात शुरू हुई थी उसके थोड़ा सा आगे। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बड़ी इसेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए उनके बारे में बात करी है। मतलब हम बात कर चुके करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू दैट इज़ चार्ज, टी इज़ टाइम। चार्ज इज़ अ फिजिकल कंडीशन। हाँ, चार्ज को हमने Q, चार्ज जो है उसको हमने डिफाइन किया एज अ फिजिकल कंडीशन ड्यू टू आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। देन वी टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे डिफाइन किया? पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोला इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये बात हमें पता चल गई क्योंकि W और एनर्जी E इंटरचेंजेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो W अपॉन क्यू को हम E अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं। यानी Q चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क किया जाता है वो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, या Q चार्ज को किसी सर्किट में मूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एनर्जी कौन लगाता है? ये एनर्जी सेल लगाता है या बैटरी लगाती है। दैट इज द वट एवर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। तो रोल ऑफ बैटरी इज टू इनिशिएट और क्रिएट और टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके आगे हमने कहा कि अच्छा सर्किट क्या होता है? तो सर्किट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अप्लायंसेस जिसमें चार्ज फ्लो होता है। तो हम कहते हैं इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच चार्ज फ्लोज। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है मतलब उसमें स्विच ऑफ है, क्लोज्ड है मतलब उसमें स्विच प्लग्ड इन है, की जो हमने देखी थी उस दिन वो प्लग्ड इन है, और इसमें अब करंट पास हो रहा है। तो जब करंट पास होता है तो फिर हमने ओम्स लॉ की बात की। ओम्स लॉ कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इन अ गिवन सर्किट, अगर अदर कंडीशंस आर द सेम, मतलब अदर कंडीशंस क्या हैं? मेनली टेम्परेचर अगर सेम रखा जाए एट अ गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखा जाए तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अदरवाइज अदर प्रॉपर्टीज़ अब हमको पता चल गई। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, हाँ, उन फैक्टर्स को हमने बोला लेंथ ऑफ द वायर सेम रहे, थिकनेस ऑफ द वायर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे, द मटीरियल विद विच द वायर वॉज मेड वो भी सेम रहे। नॉर्मली ये चीज़ें बदलती नहीं है जब तक आप अपनी तरफ से बदले ना। और लास्ट चीज़ जो है वो तो है ही टेम्परेचर। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? हमने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। R इक्वल टू V अपॉन I, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्यों होता है? क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वायर के, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब उसके जो एटम्स हैं वो एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो वो कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं उन एटम से, और इस वजह से उनकी स्पीड एक ड्रिफ्ट स्पीड है, यानी कि बहुत कम स्पीड है। इट इज़ ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इतनी बातें हमने की थी। V इक्वल टू IR तक हम बात कर चुके थे, और फिर उसके बाद हम बात करने लग गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हमने 4 फैक्टर्स की बात की। पहला फैक्टर था लेंथ ऑफ द वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा फैक्टर था R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थिकनेस ऑफ द वायर भी बोलते हैं। तो हम कहते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। फिर इन दोनों चीज़ों को मिला दिया तो हमने कहा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, है ना। और यहाँ पे एक बात क्या आई निकल के कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज
equal to rho L upon A, where rho is the proportionality constant which is known as resistivity. Now what is resistivity? Resistivity is the tendency of the material with which the wire was made to oppose the flow of charge. हाँ, resistivity को ऐसे भी define करते हैं, हमने कहा कि rho equal to R into A upon L, where R is resistance, A is area of cross section, L is length of the wire. तो हम कहते हैं कि जो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, 1 स्क्वायर मीटर है, और लेंथ 1 मीटर है, तो रो विल बी इक्वल टू R. यानी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, हाँ, और is equal to its resistance when area of cross section is 1 square meter and length of this wire is 1 meter. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि resistivity is equal to the resistance of a wire of unit area of cross section and unit length, ऐसा भी बोल सकते हैं. यानी कि रेजिस्टिविटी एक ऐसे रेजिस्टर का, एक ऐसे कंडक्टर का या एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है. तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर देते हैं. तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है. एक क्वेश्चन तो हमने ये कहा कि भैया इसका यूनिट क्या है, तो हमने इसको रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल में इन सब के यूनिट्स लिख दिए. आर की जगह ओम लिख दिया, ओम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, हाँ, मतलब डिनोट करते हैं मतलब उसकी यूनिट को. और एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर लिख दिया, अपॉन लेंथ की जगह मीटर लिख दिया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ओम मीटर इज द यूनिट, एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी. तो हमने देखा था हमारी बुक में रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए एक टेबल दी हुई है, और उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे उस टेबल में एट अ गिवन टेम्परेचर उसका जो अलग अलग मेटल, सबसे पहले मेटल्स हैं, फिर अलॉयज़ हैं, और उसके नीचे नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मेटालिक नहीं है, विच आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और हम क्या देख रहे हैं कि उस टेबल में ऊपर से नीचे लगातार रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है. यानी जो उस टेबल में टॉप पर है सिल्वर, उसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट है 1.60. सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है? रेजिस्टिविटी of silver is 1.60 into 10 to the power minus 8 ohm meter. This is the resistivity of silver. उसके नीचे आप देखोगे तो आपको कॉपर दिखेगा. Resistivity of copper is slightly higher, 1.62 into 10 to the power minus 8 ohm meter. तो from the formula R equal to rho L upon A, अगर रेजिस्टिविटी लीस्ट है तो रेजिस्टेंस भी लीस्ट होगा. रेजिस्टेंस लीस्ट होगा तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है, तो V इक्वल टू आई आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R. तो अगर R का वैल्यू मिनिमम होगा तो फॉर अ गिवन वोल्टेज I का वैल्यू मैक्सिमम होगा. यानी सिल्वर से अगर कोई वायर बना हुआ होगा तो क्योंकि उसका R मिनिमम होगा फॉर अ गिवन वोल्टेज, उसका I मैक्सिमम होगा, यानी उसमें मैक्सिमम करंट जाएगा. जिस रजिस्टर में मैक्सिमम करंट पास होता हो दैट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कंडक्टर. अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई सिल्वर इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप बोलोगे बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट है. रेजिस्टिविटी लीस्ट है तो उसका R इक्वल टू रो L अपॉन A के हिसाब से रेजिस्टेंस लीस्ट होगा, और क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लीस्ट होगा किसी गिवन वोल्टेज के लिए उसमें करंट मैक्सिमम पास होगा. दिस इज व्हाट द आइडिया इज. रेजिस्टिविटी पता होने से हमको ये पता चल जाता है कि व्हाई अ पर्टिकुलर कंडक्टर इज बेटर एज कंपेयर टू द अदर. तो अगर हम कॉपर और सिल्वर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉपर जो है वो स्लाइटली लेसर कंडक्टर है एज कंपेयर टू सिल्वर.
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो कॉपर का कंडक्टिविटी कह सकते हैं हम, या टेंडेंसी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन हमको ये भी पता चल जाता है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी और सिल्वर की रेजिस्टिविटी में कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है। अब क्योंकि बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है, इस वजह से हम सिल्वर के बजाय कॉपर को यूज़ करेंगे तो बहुत कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम देखते हैं कि इन दोनों की कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है। सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसलिए कॉपर के वायर बनाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी जो वायरिंग है, जो कि दीवारों के अंदर आपके घर में आपको दिखता भी नहीं होगा, लेकिन वायरिंग होती है, वो वायरिंग जो होती है वो कॉपर के वायर से जनरली होती है। इस तरह के वायर को, ऐसा वायर जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसको हम ट्रांसमिशन वायर बोलते हैं। हाँ, ट्रांसमिशन एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन जैसी बात है। ट्रांसपोर्टेशन में किसी टेंजिबल चीज़ को हम उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन करंट इज़ इनटेंजिबल। करंट को आप उठाकर जेब में रख के नहीं ले जा सकते, वो इंटेंजिबल है। ट्रांसमिशन, वी कैन से दैट ट्रांसमिशन इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। ट्रांसमिशन ऑफ करंट के लिए हमारे कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है। तो कॉपर का वायर ट्रांसमिशन वायर होता है। हाँ, जनरली हमेशा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। हाई टेंशन लाइन का वायर एल्यूमिनियम का भी होता है ना। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, विच इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में। ये आपको आज अच्छे से सीखना है। हाँ, क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ पहले। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। कैलकुलेट द चेंज्ड रेजिस्टेंस of a wire upon stretching it to double। क्या मतलब हुआ इस बात का? कैलकुलेट द चेंज्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अपॉन स्ट्रेचिंग इट टू डबल। समझो देयर इज अ वायर, उस वायर को जैसे हमने देखा था ना ट्रांसमिशन वायर, ऐसा ट्रांसमिशन वायर है, ये कोई वायर है। अब हमने क्या करा, इस वायर को खींच करके और डबल कर, ऐसे मेरे से तो खींचेगा नहीं, हाँ मैं शायद तोड़ तो सकता हूँ इसको, लेकिन खींच करके डबल नहीं कर सकता मैं, लेकिन ऐसा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। इसको खींच करके हम डबल कर दें, इसकी लेंथ जो थी उसको हम डबल कर दें, जो भी थी, हमें कुछ लेंथ दी हुई नहीं है, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ नहीं है, हम इसको खींच करके डबल कर दें तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस पे फ़र्क तो पड़ेगा, ऐसा तो लगता है हमको। क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम सिचुएशन देख लें, यहाँ पे क्या क्या हमें पता है, इस सिचुएशन को देख के वो देख लें हम। पहले उस वायर की लेंथ थी समझो L। हाँ, दिस इज सपोज ये वायर है, इस वायर की लेंथ है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसकी थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। अब हम अगर इसको खींच करके डबल कर दें तो डबल अगर ये हो जाएगा तो इसका एरिया कुछ कम हो जाना चाहिए। आपने रबर बैंड तो खींचा ही होगा, रबर बैंड खींचते हैं जब अपन तो स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन वो पतला हो जाता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, जो भी मटेरियल, टोटल मटेरियल एज इट इज़ जो इसको बना रहा है, वो मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा, यानी टोटल वॉल्यूम इसका सेम रहेगा।
इस वजह से इसकी लेंथ स्ट्रेच होकर के आप अगर डबल करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे पहले। हाँ, तो जो अब लेंथ खींचने के बाद हो गई है एल डैश, अगर हम उसको बोलें, पहले जो लेंथ थी वो एल थी, तो एल डैश इज इक्वल टू 2l। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, स्ट्रेचिंग टू डबल। हमने उसको डबल कर दिया, यानी उसकी लेंथ को डबल कर दिया। तो व्हाट इज ए डैश? हाँ, अब ए डैश मतलब नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पुराना रेजिस्टेंस क्या था? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब L तो हो गया एल डैश, ए डैश क्या हो गया है वो देखें। अब ए डैश हमको कैसे पता चलेगा? हमें एक ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट द वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग विल बी द सेम। उसका जो मटेरियल है वो तो कुछ भी उसमें ऐड भी नहीं हुआ है और उसमें से कुछ रिड्यूस भी नहीं हुआ है, बस आपने खींच करके बड़ा किया, इसलिए टोटल वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग वुड बी द सेम। तो वॉल्यूम V डैश आफ्टर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू V बिफोर स्ट्रेचिंग। अब हम एक बात और कह रहे थे, आपको याद होगा, हम कह रहे हैं कि वायर इज अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर। जो हमारा वायर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसे हम सिलिंड्रिकल कंडक्टर बोलते हैं। तो सिलिंड्रिकल, ये सिलेंडर जैसा है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे होता है? वो होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने, ये बात तो पता होगी, सबको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जान लो कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वी कैन से दैट हाइट इज इक्वल टू एल, लेंथ, तो h इज l, पाई आर स्क्वायर इज a। तो पाई आर स्क्वायर की जगह अगर मैं a लिख दूं और h की जगह मैं l लिख दूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया a इंटू एल। तो वी कैन से दैट अभी वॉल्यूम जो है वो a डैश इंटू एल डैश है और पहले जो वॉल्यूम था वो a इंटू एल था, क्योंकि पहले लेंथ l थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था। अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो a डैश है और लेंथ l डैश हो गई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमें तो a डैश निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a डैश इक्वल टू a इंटू एल अपॉन एल डैश। अब हमें ये पता चल गया है कि L डैश जो है वो 2L के बराबर है। ये लिखा था हमने L डैश इक्वल टू 2L, तो हम L डैश की जगह 2L लिख दें क्या? बिल्कुल लिख देना चाहिए हमको, A इंटू एल अपॉन 2L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा और A डैश क्या आ गया फिर? A बाई 2, A अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब आप लेंथ को डबल कर दोगे तो A डैश यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू बिफोर द स्ट्रेचिंग। इन दोनों वैल्यूज L डैश और A डैश की वैल्यू को हम रेजिस्टेंस की नए वैल्यू में रख देते हैं, R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश में रख देते हैं। तो रो क्या है? R डैश हुआ, रो तो जो है वो है L डैश की जगह मैं लिख रहा हूँ 2L, A डैश की जगह मैं लिख रहा हूँ A बाई 2। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अगर किसी को मैथ्स में विशेष प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूँ, हमने लिखा है रो L डैश की जगह 2L डिवाइडेड बाय A बाई 2 लिखना चाह रहा था मैं नीचे, तो मैं डिवाइडेड बाय A बाई 2 लिख सकता हूँ, ये तो ठीक है। हाँ, डिवाइडेड बाय का साइन हम लिख सकते हैं, रो 2L एज इट इज रखते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में बदलेंगे तो 2 ऊपर और A नीचे चला जाएगा, है ना। यही बात हमने की है, यही बात हमने यहाँ लिखी है, रो 2L 2 बाई A, ठीक है, ये ऐसे आया है। तो इसको हम 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू
रो एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए क्या है? रो एल अपॉन ए पुराना आर है, तो हम रो एल अपॉन ए की जगह आर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आर डैश इक्वल टू 4 इंटू आर, 4R। यानी पहले जो रेजिस्टेंस था उसके कंपैरिजन में अब जो रेजिस्टेंस है आफ्टर स्ट्रेचिंग इट टू डबल, अब जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। यानी पहले अगर रेजिस्टेंस R का वैल्यू अगर हमको गिवन होता, इफ R इज 2 ओम, तो R डैश वुड बी 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 दैट इज 8 ओम। 4 टाइम्स ज़्यादा है, पुराने वाली वैल्यू से 4 टाइम्स ज़्यादा, 8 ओम। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। अगर स्ट्रेच करके डबल कर दिया जाए तो, हाँ, स्ट्रेच करके डबल ना करें, ट्रिपल कर दें तो क्या होगा उसे देखो। L डैश अगर 3L है, यानी खींच करके ट्रिपल कर दिया, तो A डैश पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर देखो A डैश पता करना है तो हम कहते हैं कि अच्छा V डैश इक्वल टू V होता है, V डैश इज A डैश इंटू L डैश, V इक्वल टू A इंटू L। तो A डैश वुड बी A इंटू L अपॉन L डैश, और A इंटू L अपॉन L डैश की जगह मैं 3L लिखूंगा, L से L कट जाएगा और A बाई 3। यानी लेंथ अगर 3 टाइम्स बढ़ा दी जाती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स कम हो जाता है, थिकनेस 3 टाइम्स कम हो जाती है। तो R डैश कैसे निकलेगा? R डैश इज रो L डैश अपॉन A डैश। रो L डैश की जगह हमने लिखा 3L, A डैश की जगह हमने लिखा A बाई 3, 3 इंटू 3 9 इंटू रो L अपॉन A इज द वैल्यू ऑफ R डैश। मतलब R डैश विल बी इक्वल टू 9R। इस केस में अगर पहले से R 2 ओम था तो अब कितना हो जाएगा? R डैश नया रेजिस्टेंस 9 इंटू 2 18 ओम। समझ में आ रही है बात आपको? किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आराम से समझते जाओ। मैं एग्जाम्पल ज़्यादा दूंगा जिससे कि आपको यहीं के यहीं सारी बात समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए। 4 टाइम्स खींच दो उसको, अभी केवल स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। अ वायर इज स्ट्रेच्ड 4 टाइम्स, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो हम कहते हैं कि गिवन इन द क्वेश्चन L डैश इज इक्वल टू 4L, तो A डैश कैलकुलेट करो। हम कह रहे हैं V डैश वुड बी इक्वल टू V, तो A डैश इंटू L डैश वुड बी इक्वल टू A इंटू L। हाँ, अपने आप कर लो पॉज करके। तो A डैश वुड बी इक्वल टू A इंटू L अपॉन A डैश की जगह मैं इसको L डैश, नीचे L डैश लिख दे रहा हूँ और L डैश की जगह मैं 4L लिख दे रहा हूँ। तो A इंटू L अपॉन 4L, L से L कैंसिल आउट, A बाय 4। तो अब तक हमको ये क्लियर हो गया कि जितना टाइम्स खींचेंगे हम लेंथ को, जितना टाइम बढ़ा देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही टाइम कम हो जाएगा, यानी उतना ही पार्ट में हम इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, नया लेंथ 4 टाइम्स है तो 4L, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बाय 4 है, तो ये 4 इंटू 4 16 इंटू रो L अपॉन A हो गया। क्या हो गया? R डैश। तो ये हो गया है 16R, R डैश इक्वल टू 16R। इजी है। अब आप देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ सकता है। वो अगर क्वेश्चन में ये बोले कि लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड विदाउट
चेंजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किए बिना अगर हम वायर का लेंथ डबल कर दें तो आप ये वैसे तो खींचेंगे अगर, तब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है वायर बदल दिया हो। हाँ, सेम थिकनेस का वायर जिसकी लेंथ डबल हो, ऐसा हो सकता है। तो हमें जो कंडीशन दी है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि L डैश इज इक्वल टू 2L बट A डैश इक्वल टू A, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो R डैश वुड बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश रो 2L अपॉन A, that is 2 into रो L upon A, that is R dash equal to 2R। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो रेजिस्टेंस हमने पहले कहा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। हाँ, अगर एरिया पे फर्क ना पड़े, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस ऑफ द वायर सेम रहे, तो फिर R जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो भी लेंथ के हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा। तो आपने इसको, अगर ये 2 था पहले तो 2 इंटू 2 4 ओम हो जाएगा। R डैश वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज 4 ओम। अब एक और सिचुएशन के बारे में सोचो कि अगर किसी वायर को बीच में से काट दिया जाए, 2 टुकड़े कर दिए जाए और एक टुकड़े की बात की जा रही है। हाँ, एक वायर जो है उसको हाफ कर दिया। हाँ, अ वायर इज कट टू हाफ। क्वेश्चन है, अ वायर इज कट टू हाफ, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ये जो आधा टुकड़ा है इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो इसका मतलब L डैश इज इक्वल टू L बाई 2। हाँ, हाफ ऑफ L इज L बाई 2। पहले L था, अभी L बाई 2 हो गया, जिसको हम L डैश बोल रहे हैं। वायर को काटने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप स्ट्रेच करके लेंथ को डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप ट्रिपल करोगे तो 1/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स करोगे तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कट करके हाफ कर दोगे तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पतला थोड़ी हो जाएगा। अपन किसी वायर को काट दें तो वो पतला थोड़ी हो जाता, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी जाएगी और फिर आपका न्यू रेजिस्टेंस R डैश वुड बी इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। यानी रो L डैश की जगह हम लिखेंगे L बाई 2, A डैश की जगह हम लिखेंगे A। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू रो L अपॉन A। रो L अपॉन A तो R होता है, तो हम लिखेंगे R बाय 2, हाफ इंटू R या R बाय 2। तो R डैश इक्वल टू R बाय 2। यानी अगर R 2 ओम था तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1 ओम। किसी वायर को छोटा कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किए बिना काट दिया जाए, तो फिर इस तरह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसके अगर 3 टुकड़े कर देते तो क्या होता? एक वायर के 3 टुकड़े बराबर बराबर, तीनों टुकड़े बराबर। हाँ, तो एक टुकड़े की लेंथ L डैश कितनी होगी? 1/3 ऑफ L। हाँ, यानी L बाय 3। 1/3 ऑफ L इज L बाय 3। तो यहाँ पे भी फिर R डैश वैसे ही निकलेगा, R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, A डैश इक्वल टू A। तो यहाँ लिख देंगे रो L डैश की जगह L बाय 3, A डैश की जगह A। तो 1/3 ऑफ रो L अपॉन A या 1/3 ऑफ R या R बाय 3। R डैश इज R बाय 3। तो अगर R हमारा 2 ओम था तो हम लिखेंगे 2/3 R डैश हो गया, यानी 0.6666, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.67 ओम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस हमसे
पूछे जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें कि ये क्वेश्चन हमसे, ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है। दिस इज़ योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। इसको तैयार कर लो प्रैक्टिस कर करके खूब। एक बात तो यहाँ से ये टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक आ गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी से निकल के क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन आता है जो थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाता है कि जो हमारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस आप समझते हो, जिसका ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनको यूज़ किया जाए टू जनरेट हीट, जैसे आपका हीटर होता है, या आपका गीज़र होता है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, या अवन होता है कुकिंग के लिए ना, ये सब हीटिंग डिवाइसेस है। इमर्शन रॉड भी हीटिंग डिवाइस है। आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे हम अपने कपड़े प्रेस नहीं करते, आयरन करते, वो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब हीटिंग डिवाइसेस हैं। तो हीटिंग डिवाइसेस के अंदर जो कॉइल होती है उसको बनाया जाता है अलॉयज से। हाँ, अलॉय समझते हो कि नहीं आप? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स को जैसे हम ये दिखा रहे थे कल परसों, ये नाइक्रोम, तो नाइक्रोम वायर है, फिर मैंगनीन है, ये सब क्या है? ये अलॉयज हैं। आपका जैसे स्टेनलेस स्टील तो आप जानते ही हो सब, स्टेनलेस स्टील अलॉय होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो हम कुछ वायर, अलॉयज के वायर भी बनाते हैं, कुछ कॉइल बनाते हैं अलॉयज की स्पेसिफिक यूज़ के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों अलॉयज से बनाते हैं हम द कॉइल्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस की कॉइल को आपने अलॉय से क्यों बनाया? हीटर तो आपने देखा होगा ज़रूर, हीटर के अंदर इस तरह का एक, आपको ऊपर से देखने पर इस तरह का कॉइल दिखता है, ऐसा लगता है स्प्रिंग है, ये पूरी इंटरनली जुड़ी हुई है हमको, लेकिन बाहर से देख के ऐसा तो दिखता ही है कम से कम, है। और जब हम उसको गर्मी के दिनों में हीट करने लगते हैं, गर्म करने लगते हैं, तो वो एकदम रेड हॉट हो जाता है। तो इसको क्यों अलॉय से क्यों बनाया, उसके पीछे रीज़न है। एक तो बड़ा रीज़न है हमारा रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी अलॉयज की मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हमने देखी है टेबल, मेटल्स का नाम ऊपर था, फिर अलॉयज का था। तो अलॉयज आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा है। उन सब मेटल्स जिनसे मिलके वो बने हुए हैं उनसे ज़्यादा है। तो इस वजह से रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला जो मेटल होता है उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होती है करंट पास होने पर। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आगे हम सीखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैं उस समय भी आपको याद दिलाऊंगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि हमने यहाँ पे बात की थी, हीट का फॉर्मूला है I²RT, हाँ, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, T इज द टाइम फॉर विच द करंट वाज पास्ड एंड I इज करंट। तो अगर करंट जितना जा रहा है, टाइम जितना यूज़ कर रहे हो, R अगर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी कि नहीं? अलॉयज का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से R यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू मेटल्स, दैट इज़ वाई हीट ज़्यादा जनरेट होगी। अब आप बोलोगे कि सर फिर तो आप जो बैड कंडक्टर्स हैं जिनको हम अपन इंसुलेटर्स बोलते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से उनका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं यूज़ कर लेते हीटर में? हम क्यों नहीं एक रबर की कॉइल बना लेते या प्लास्टिक की कॉइल बना देते? तो उसका आंसर क्या होगा? आप अपने कॉमन सेंस से समझो कि सिंस दे आर बैड कंडक्टर्स दे विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। अगर करंट ही पास नहीं होगा तो फिर इस फॉर्मूला का क्या मतलब, हीट कैसे आएगी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करंट के बिना पॉसिबल है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट हो जाना, गर्म हो जाना कोई चीज़। यही चीज़ जो होती है, हम कहते हैं कि भाई जो अलॉयज हैं यहाँ पे जो यूज़ किए जा रहे हैं, हम जो कॉइल में यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक और फैक्टर है
कि उनके जो हम यहाँ कॉयल बनाने में यूज़ कर रहे हैं अलॉयज़, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो उनके ज़्यादा हीट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यानी आप अगर सिंपल कॉपर का वायर यूज़ करोगे यहाँ पे, तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपकी बुक में क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, ये बात हम अभी पढ़ चुके हैं, ये सब तो चलो ओम्स लॉ वगैरह, सर्किट डायग्राम वगैरह। थोड़ा और नीचे आ जाएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हम बात कर रहे थे कि देखो ये अलॉयज़ हैं, ये मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, इन सब की रेजिस्टिविटी एज़ कम्पेयर टू देयर मेटल्स जिनसे वो मिलके बने हैं ज़्यादा है। बट वी कांट से कि इंसुलेटर्स यूज़ कर लो, नो। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी में ले जाना चाहता हूँ। ये देखें, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और हाईलाइट कर लेना कि टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर दैन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स फॉर दिस रीजन, मतलब वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि वो मिक्सचर होते हैं। हाँ, for this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters etc. मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे। टंगस्टन is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines। हाँ, तो ये सब बातें जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक छोटा क्वेश्चन इधर से आ जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन मान लो कि आपने क्यों टंगस्टन क्यों यूज़ किया, या कॉपर उसमें क्यों, टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट में क्यों यूज़ किया, कॉपर को हीटिंग डिवाइस उसमें अलॉय को हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज़ किया, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइंस क्यों यूज़ किया। ट्रांसमिशन लाइन में उनको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम है। अगर उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा, हीट कम जनरेट होगी वायर में, तो वायर में लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट कम होगा। इसलिए ट्रांसमिशन वायर कॉपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी, एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें हीट जनरेट कम होती है, इस वजह से द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कम होता है। हाँ, अब इन डिफरेंट मेटल्स को देखो, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। टंगस्टन और कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं तो टंगस्टन जो है उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। हाँ, तो कॉपर से अगर कंपेयर करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वो है, ज़्यादा हीट जनरेट कर लेगा कॉपर के कंपैरिजन में। लेकिन एक बात और समझने की है कि ये टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ये अकेला रीज़न नहीं है टंगस्टन को यूज़ करने का एज अ हीटिंग, एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। इसका जो वो होता है आपका क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ वेरी हाई, अप्रॉक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टंगस्टन की बात मैं कर रहा हूँ, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा होने की वजह से ये गर्म तो बहुत हो जाता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, गर्म तो बहुत हो जाता है, लेकिन पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता। मेल्ट नहीं होगा तो आपका फिलामेंटस बल्ब जो है वो सेफ़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसको अपनी जगह पे सेफ रहने दो। और फिर साथ में वो लाइट भी इमिट करता है, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एमिट करेगा।
और बहुत सारी एनर्जी। फिलामेंट वाला बल्ब कोई बहुत अच्छा डिवाइस नहीं माना जाता क्योंकि ये एफिशिएंट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने जितनी एनर्जी आप उसको दे रहे हो, वो जितना करंट ले रहा है, जितनी एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा है सोर्स से, उसके कंपैरिजन में लाइट कम देता है। उसकी 97% तक कहते हैं कि जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और केवल 3% लाइट में कन्वर्ट होती है जो हमारे काम आता है। फिलामेंट वाला बल्ब, जो पुराने ज़माने का बल्ब जो कि येलोइश लाइट दिखती है जिसमें हमको, आजकल तो हम सब एलईडी और तरह तरह के दूसरे ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट्स भी एक्चुअली अब हमारी एलईडी, इंस्टेंट एलईडीज़ हो गई हैं, तो अच्छी लाइट, बहुत तेज़ लाइट मिलती है। जबकि आप पुराना बल्ब देखो अभी कितना, अब अच्छा भी नहीं लगता हमको, है ना, फिलामेंट वाला बल्ब, क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी जो है वो बहुत कम रिलीज़ हो रही है, केवल 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय इट। तो इसका मतलब वो इतना एफिशिएंट नहीं है, फिर भी हम यूज़ किया करते थे। उसकी 97% ऑफ द एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप कभी चेक कर सकते हो, आप किसी पहले से जो बल्ब ग्लो कर रहा हो उसको किसी कपड़े से पकड़ के उतारते हैं। आपने अगर किसी को देखा हो उसे निकालते हुए, तो वो किसी कपड़े से या कुछ इंसुलेटर, जो हीट के इंसुलेटर ग्लव्स हों, वो पकड़ के उसको करता है, निकालता है बाहर। नहीं तो इतनी गर्मी है कि उसका हाथ जल जाएगा। आप नेकेड आइज से कभी नेकेड हैंड से कभी स्किन टच करना मत, उससे हाथ जल जाएगा उसमें अपना, है ना। तो ये सब कॉमन सेंस की और डे टू डे देखी जाने वाली बातें हैं, और हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती हैं। हाँ, तो ये जो बात है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि आज हमने जो ये न्यूमेरिकल्स आज हमने किए हैं, ये आपको करना आना चाहिए, है ना। ये अच्छे से आपको करना आना चाहिए। तो आपको इसमें जनरली यही क्वेश्चन आता है कि हाउ द रेजिस्टेंस चेंजेस व्हेन लेंथ ऑफ अ वायर चेंजेस। लेंथ को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। याद रखने की बात यह है कि अगर लेंथ को बढ़ाया जाए स्ट्रेच करके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। अगर कट करके कम किया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ को अगर कट करके कम किया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं सकता। अगर हमको लेंथ बढ़ाने के कंडीशन में स्पेसिफाई किया जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ द सेम, तो आपको ध्यान रखना है, यानी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये मान के चलें कि ये आएगा। ठीक है, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तक पहुंच गए। यहाँ पे आप देखो कि इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। आप इसके ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हैं ये आप देखना, और देखो कि आप नीचे सॉल्यूशन देखे बिना इनको सॉल्व करने की कोशिश करो कैसे होते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वाले सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो V = IR पे, यानी ओम्स लॉ के फॉर्मूला पर डिपेंडेंट हैं। इसको भी देखो, ये सब देखो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो। हाँ, कल हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। आप ये पहले से पढ़ के आ जाओगे तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ तक हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर कर चुके हैं। अब जो बात आएगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की आएगी। तो कल से बहुत ध्यान से पढ़ना। अब जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, हम ये सीखने जा रहे हैं कि वायर्स को किस तरह से आपस में जोड़ करके यूज़ किया जाता है। हाँ, रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस का सर्किट में यूज़ क्या होता है, इसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अभी तक बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझ लें, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें, और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।